नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, प्रधान शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें आप सभी को पता है, उसमें मैं आज कराने वाला हूं 1 to 5 के जो प्रधान शिक्षक हैं उनके लिए। और उनमें दोस्तों 75 नंबर का, आप सभी शिक्षक साथियों को पता है, 75 नंबर का डीएलएड विषय का पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। तो चलिए, डीएलएड का जितने भी प्रश्न हैं मैं सारे प्रश्नों को काफ़ी बेटर तरीक़ा से और मज़ेदार तरीक़ा से, ट्रिक से, काफ़ी फास्ट में मैं करा देता हूं, जिससे कि आप बेटर करके आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का डीएलएड का प्रथम प्रश्न आप लोग के सामने मौजूद है। कहता क्या है कि बिहार की शिक्षा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, यहाँ बिहार के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा कथन सही है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और तैयारियां करते रहे बेटर तरीक़ा से। चलिए, फर्स्ट है कि भारत सरकार समर्थित बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना है। बात सही है। SC ST सुविधा वंचित एवं महिला शिक्षक पर केंद्रित है, ये सही बात है। पहली ऐसी शिक्षा जिसका प्रबंधन राज्य से बाहर था दोस्तों, ये भी बात सही है। तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा वह उपयुक्त सभी पर चला जाएगा। सबसे बेटर तरीक़ा से आपका उत्तर 4 पर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्य सामग्री संबंधित प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट, कहता है कि पाठ्यचर्या संशोधन, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, पाठ्य सहायक सामग्रियों की समीक्षा। दोस्तों, ये सभी चीज़ को शामिल किया गया है। सभी चीज़ इसमें संशोधन, समीक्षा दोनों जरूरी है दोस्तों, सभी जरूरी है, इसलिए आपका उत्तर उपयुक्त सभी जाएगा। और एक मैं विशेष सूचना और एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी आप प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेडागोजी जैसे ही डीएलएड का आता है और कोई भी 4 वाले ऑप्शन में अगर सभी दे रहा है तो ज़रूर सभी को करके आइएगा। अधिकांशतः ये आपका सही जाता है, सभी वाले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार में निःशुल्क एवं अनिवार्य संबंधित तथ्यों को जो पूर्व रखा गया है, यहाँ अनिवार्य से क्या अभिप्राय है। अनिवार्य से क्या अभिप्राय है। अवश्य भाविता, आवश्यकता, कानूनी अनिवार्यता और कानूनी आवश्यकता, कौन सा हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा जो मिलता है बच्चों को 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चों को मिलता है वह कानूनी अनिवार्य है दोस्तों, इसलिए आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा। अगला है कि संस्कृत शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधित त्रिनेत्र माना और कहा गया है। किसको त्रिनेत्र माना और कहा गया है। उत्तर हो जाएगा वेद, कर्म, भक्त। ये नहीं होगा, ज्ञान को दोस्तों त्रिनेत्र माना गया है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कहते हैं मकतब या मदरसा। क्या कहते हैं, मकतब और मदरसा कहते हैं। प्राथमिक संस्थान और माध्यमिक दोनों में देखिए, एक प्राथमिक को कहते हैं मकतब और माध्यमिक में जो आता है उसको मदरसा कहते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा इस्लामिक में। ठीक है, उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। बच्चे में अवधारणा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोत्साहन के बीच में अंतर करने में सक्षम हो, ये सही बात है। अच्छी भाषाओं को सीखने में सक्षम हो, सही है। 5 वर्ष का हो गया हो, ये भी ठीक है। तो दोस्तों, अवधारणा निर्माण ये तीनों में जाएगा उपयुक्त सभी, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रोत्साहित करने का गलत तरीका क्या है। बच्चों को प्रोत्साहित करने का गलत तरीका पूछा जा रहा है। उसको सजा देना ये नेगेटिव होता है, हमेशा ये नेगेटिव में जाता है। ठीक है, याद रखिए, कभी भी सजा, दंड, केवल, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन आए, हतोत्साहित, सारे जो ऑप्शन है वो नेगेटिव पर जाते हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट कर लेते हैं। जब पिछले स्थिति की तुलना में नई स्थिति में पढ़ना आसान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। पिछले स्थिति की तुलना में नई स्थिति में पढ़ना आसान हो गया, माने पहले आपको सही से नहीं आ रहा था, अब आसान हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं। तो शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव।
मान लीजिए कोई चीज़ पहले आपको नहीं आ रहा था, किसी बच्चा को नहीं आ रहा था, जोड़ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसका जोड़ काफ़ी बेटर हो गया है, तो भाई उस बच्चा के अंदर सकारात्मक बदलाव हुए हैं। उत्तर आपका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की माप की वह विधि जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो जिसमें अचेतन मन का प्रयोग किया जाए उसको उद्देश्य नहीं कहेंगे, ना व्यक्तिगत कहेंगे, उसको कहते हैं प्रक्षेपीय विधि। क्या कहते हैं? जिस विधि में अचेतन मन का प्रयोग किया जाए उसको हम प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। आपको ये अचेतन मन क्या होता है मैं बताऊं। आप जो सपना देखते हैं कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं या हमारी शादी किसी से हो रही है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मतलब देख करके, तो वो जो चलता है वो अचेतन मन में चलता है। जो कोई भी चीज़ आपके मन में जो चल रहा है वो अचेतन मन, उसको अचेतन मन को ही प्रक्षेपीय विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए ध्यान से करते चलिए, मज़ा आएगा। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं और बेटर तरीक़ा से समझाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि पेडागोजी का भाई चीर-फाड़ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, और अच्छे तरीक़ा से आप नंबर भी लाएंगे। कहता है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया में किस स्थिति में ओडो ओडेपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होना शुरू होता है। मैं आपको बताता हूँ। ओडेपस जो होता है हार्मोन है, और इलेक्ट्रा भी हार्मोन है। अब भाई ओडेपस हार्मोन किस में होता है? तो जो बच्चा लड़का पैदा लेता है ना, तो लड़कों में ओडेपस नामक हार्मोन पाया जाता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक हार्मोन पाया जाता है। इलेक्ट्रा देखिए ये क्या होता है मैं बताऊं, तो जिसमें लड़कियों को जो होता है वह पिता से ज़्यादा लगाव होता है। किससे लगाव होता है? पिता से। और लड़का जो पैदा लेता है ना बच्चा, लड़का, तो लड़का को माँ से ज़्यादा लगाव होता है। देखिएगा आप लोग काफ़ी रील देखोइएगा, उसमें भी बताता है कि अधिकांशतः लड़कियों को अपने पिता से लगाव रहता है। तो भाई ये जो लगाव है वह किस कारण होता है? तो ये हार्मोन के कारण होता है। इलेक्ट्रा हार्मोन के कारण लड़कियों को पिता से लगाव होता है, और ओडेपस हार्मोन के कारण लड़कों को अपने माँ से लगाव होता है। तो ये हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चाहे कुछ भी कर ले माँ, ठीक है, लेकिन लगाव जो है लड़कियों को अपने पिता से ज़्यादा होगा। भाई 10% कुछ अलग अलग होता है, लेकिन ये हार्मोन की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। तो यहाँ क्या है, बोला कि ये जो हार्मोन है कब विकसित होना शुरू हो जाता है। ध्यान से समझेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के क्लास में दोस्तों। ये किशोर अवस्था में ऐसे शुरू होता है, ठीक है। ये बचपन वाले बच्चा जो है ना, वो छोटे बच्चे में नहीं कह रहा हूँ मैं, किशोर अवस्था जब आता है तो ये हार्मोन शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों को अपने पिता से लगाव और लड़कों को अपने माँ से लगाव होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आपके आगे आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन बच्चों के वृद्धि की आवश्यकता को नहीं दर्शाता है? वृद्धि की आवश्यकता को कौन नहीं दर्शाता है? मात्रात्मक तो भाई ठीक है, वृद्धि में कभी भी मात्रात्मक वृद्धि ही होती है, ये ठीक है, लेकिन हमको खोजना क्या है भाई? नेगेटिव खोजना है। इसलिए ध्यान दीजिए, मेरे बातों को सुनिए, और आसानी से मैं कह देता हूँ, 100% गारंटी भी देता हूँ। अगर मेरा 2 से 3 क्लास, 4-5 क्लास, 5 क्लास तक देख लेते हैं केवल डीएलएड पाठ्यक्रम का, तो मैं 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 75 में आसानी से 60-65 नंबर सही करके जरूर आएंगे। पूरा का पूरा तो मैं नहीं बोलता हूँ, कोई प्रश्न जो होता है वो रटने वाला होता है, कहीं याद नहीं रहे आपको, तो 60 से 65-75 में आप गारंटी मैं देता हूँ आपको आएगा, क्योंकि भाई समझ करके पढ़ना है। देखिए वृद्धि की बात कभी भी करता है ना, याद रखिएगा, तो उसमें मात्रात्मक सही जाता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है भाई नेगेटिव बता दो, इसलिए आपका ये क्या हुआ, गलत हो गया, इसका माप नहीं किया जा सकता है। बात सही है, सॉरी ये बात गलत है। वृद्धि को आप माप नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी 4 फीट का है, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके वो 5 फीट का बच्चा हो गया, तो क्या इसका माप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और हमसे नेगेटिव पूछा जा रहा है, इसलिए आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। देखिए मैं आपको 2 चीज़ समझा देता हूँ, जिससे आप वृद्धि और विकास में अंतर जान जाइएगा। जीवन में आप कभी गलती नहीं करिएगा, चाहे जो हो जाए, दुनिया पलट जाए, आप गलतियाँ नहीं करेंगे। कैसे मैं बताऊं? वृद्धि की बात जैसे ही करेगा, समझिएगा बच्चे के अंदर लंबाई चौड़ाई में वृद्धि, शरीर के अंगों में वृद्धि, उसी को वृद्धि कहेंगे। और जब शरीर के अंग में वृद्धि होगा तो उसको माप सकते हैं भाई,
क्या? अब विकास की बात करेगा तो माइंड का विकास, ठीक है? माइंडली चीज़। तो विकास को कभी माप नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को माप सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि भाई वृद्धि को नहीं मापा जा सकता, ये बात गलत है। इसलिए हमको भाई गलत ही चूज़ करवा रहा था, बी पर जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़ेदार तरीका से भाई। जब शुरू कर दूँगा और मैं जब पूरे फॉर्म में आकर के अगर ये चीज़ को मैं बता दिया, जीवन में आप कभी गलतियाँ ना करेंगे। ये गारंटी मैं देता हूँ। प्रश्न अगला आ गया क्या आप लोगों के सामने कि कक्षा 8 के छात्रों ने गणित के पात्र में खराब नंबर प्राप्त किया। इसके लिए उसके शिक्षक, मान लीजिए आप ही, आपने बच्चा का आपका जो बच्चा है खराब नंबर लाया, तो आप और परीक्षक को दोषी बताया। बचवा क्या कहा कि भाई ये गलती मेरा नहीं है, जो चेक किया उसका गलती है। तो छात्र द्वारा प्रयोग किया गया यह तरीका क्या कहा जाएगा बताइए? मान लीजिए यदि आप टीचर हैं, आपका बच्चा खराब नंबर लाया है और बच्चा आपको बोल रहा है कि इसका वजह मैं नहीं हूँ, मेरे सर हैं, तो क्या कहा जाएगा? दोस्तों इस प्रकार के प्रोजेक्शन नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं, दबाव नहीं, युक्तिकरण मतलब कि जो टीचर का जो युक्ति था, पढ़ाने की युक्ति था वो सही नहीं था। जिसके वजह से वो बच्चा मास्टर पर आरोप लगा रहा है कि मेरा मास्टर जो है, मेरा जो शिक्षक है वो सही से नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरा नंबर खराब आया है। तो युक्तिकरण मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जो किस युक्ति से पढ़ानी है, किसी को समझा करके कैसे पढ़ाना है, ये बेटर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आ जाएगा आपको। डीएलएड पाठ्यक्रम चाहिए, पेडागोजी, इसको क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं, है ना, शिक्षण शास्त्र। तो इससे इतना लगाव हो जाएगा आपको कि मज़ा ही आएगा प्रत्येक प्रश्न में। हस्तकला की शिक्षा डैश को दिया जाना चाहिए। हस्तकला का शिक्षा भाई किसको दीजिएगा? काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चा को दीजिएगा? नहीं दोस्तों, प्रतिभाशाली को हम क्यों देंगे हस्तकला? देना तो चाहिए सबको हस्तकला, रचनात्मक नहीं। अधिकांशतः हस्तकला अगर दिया जाए इस चारों ऑप्शन में, दलित शब्द को कभी नहीं मारिएगा। याद रखिएगा, दलित शब्द का कभी भी यूज नहीं करना है किसी को, ठीक है? मंद बुद्धि वाले बच्चों को हस्तकला शिक्षा दिया जाए तो बच्चा काफ़ी तेजी से उसके अंदर विकास होगा, बच्चों के अंदर, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 क्लास जैसे ही करेंगे ना, आपका जो स्थिति है ना ये पेडागोजी का, वो फाड़-चीर करके आप लोग आइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आईक्यू की बात करेगा तो मैं आईक्यू का मैं सूत्र शॉर्ट में बता देता हूँ। आईक्यू बोले तो ये देखो भाई, आईक्यू आईक्यू बराबर होता है एमए बटा एमसीए गुणे 100। ये आईक्यू का सूत्र होता है। बोले तो मासिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है? आईक्यू बराबर होता है मासिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। बोले तो मासिक एज बटा क्रोनिकल एज गुणे 100। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा बुद्धिमत्ता। आईक्यू को क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी है, मासिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है भाई? एक बार आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, अभी ही कमेंट कर दीजिए आप लोग देख रहे हैं तो, कि आपको सेशन मेरा कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए जब मैं फॉर्म में आऊँ तो आपको काफ़ी मज़ेदार तरीका से समझाऊंगा, ठीक है? आप घबराए नहीं, सबसे पहली बात। अगला प्रश्न है कि विपिन एक आशावादी छात्र है और उसकी रुचि किताब को पढ़ने में है। वह अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, वह ज़्यादा मित्रवत भी नहीं है, तो ऐसे छात्र को क्या कहेंगे? ऐसे छात्र को याद रखिएगा, देखिए अपना विचार दूसरे को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? और एक और चीज़ बोल रहा है, आदर्शवादी छात्र है, उसकी रुचि किताब पढ़ने में, मतलब कि किताब पढ़ लेता है, वो काफ़ी मज़ेदार तरीका से रुचि ले रहा है, लेकिन अपना जो विचार है मन का, वो दूसरे के सामने में प्रकट नहीं कर पा रहा है। वह ज़्यादा मित्रवत भी नहीं है, माने किसी से दोस्ती से उसको मतलब नहीं है। तो ऐसे छात्र को अंतर्मुखी कहते हैं, माने वो खुद से मतलब है उसको, अंतर्मुखी, अपने अंतर के अंदर मतलब है, अपने से मतलब है। तो इस तरह से दोस्तों अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाएंगे, घोड़ा दौड़ाएंगे दिमाग का, तो पकड़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अंतर्मुखी बोले तो वह किसी से लगाव नहीं रखना, ठीक है? न उसका कोई दोस्त है, ना अपनी बात किसी दूसरे को कहता है, अंतर्मुखी है वो। लेकिन ऐसे विद्यार्थी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी तेज़ी चाहते हैं, भले वो उनके अंदर दोस्ती करने की जो संभावना होती है कम होती है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार होते हैं ऐसे। चलिए अगला है कि यदि
किसी बच्चे का कलानुक्रम उम्र और 12 वर्ष है और 15 वर्षीय के बच्चों के स्तर का बुद्धिमत्ता के लिए जांच का प्रश्न पत्र प्रशिक्षण दे सकता है। मान लीजिए आपका एक बच्चा है, समझिए ध्यान से, तो मजा आएगा डीएलएड पाठ्यक्रम में, पेडागोजी में। जब समझेंगे तो ज़्यादा मजा आने वाला है। मान लीजिए 12 वर्ष का लड़का है या 15 वर्ष का बच्चों का जो एग्जाम है वह आसानी से वो दे सकता है। तो उस बुद्धिमत्ता के स्तर में कितना बुद्धि उसके पास होगी, आईक्यू बताना है। तो 125 आयु बोले तो 125 आयु होगा, तो जो बच्चा कम वयस का है वो अगले अधिक एज के प्रश्नों को हल कर सकता है। तो उसकी आईक्यू जो हो जाएगा 125 के लगभग में होगा, मतलब प्रतिभाशाली। क्या होता है, 120 प्लस जो होता है वो प्रतिभाशाली, यहाँ पे आपका चला जाएगा 125 पर जाएगा। ठीक है। अगला है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा एक निष्पक्ष प्रदर्शन करता है तो क्या कहलाता है। तो निष्पक्ष प्रदर्शन करता है तो उसको हम कहते हैं औपचारिक संचालन, ज्ञानेंद्रिय, पूर्व परिचालन, ठोस परिचालन दोस्तों कहेंगे, जिसमें बच्चा क्या करे, यहाँ पे देखिएगा निष्पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, माने ठोस परिचालन कर रहा है दोस्तों। आपका उत्तर डी पर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब पीछे की पढ़ाई के कारण वर्तमान में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो तो उसको क्या कहा जाता है। मतलब जो आप पढ़ाई किए थे पहले, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप इंटर कर गए साइंस से और आप बीए करने लगे कॉमर्स से, तो क्या करेगा भाई, वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये बाधा जो उत्पन्न करता है तो पढ़ाई में सकारात्मक बदलाव होगा क्या, नहीं। जब बाधा उत्पन्न हो तो सकारात्मक हो ही नहीं सकता है। क्या नकारात्मक होगा, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं हो रहा है आपका। जब बाधा, एक सेकंड मेरे दोस्तों, सॉरी सॉरी। देखिए, जब बाधा उत्पन्न हो रहा है तो सकारात्मक नहीं होगा, क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है। जब पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास के चरण में बच्चे विपरीत सेक्स की ओर अधिकतम आकर्षित किस उम्र में होते हैं। मतलब विपरीत सेक्स बोले तो जो जैसे लड़का है तो लड़कियों की ओर जो आकर्षित होना, लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षित होना, वह कौन से उम्र के बच्चे के अंतर्गत होता है। तो किशोर अवस्था में सारे चीज होते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत देखिए, सामान्य गतिविधियों का विशिष्ट सिद्धांत नहीं दोस्तों, ये विकास का सिद्धांत नहीं होता है। निरंतरता होता है, विविधता होता है और एकता का सिद्धांत होता है, लेकिन ये सामान्य गतिविधियां और विशिष्ट सिद्धांत नहीं होता, ये गलत बात है। नेक्स्ट है प्रतिभावान छात्रों के क्या गुण है। जो बच्चा प्रतिभावान है उसका गुण क्या होगा, तो अपने उम्र के छात्रों से ज़्यादा प्रतिभावान, गलत बात है। बुद्धि का अधिक प्रयोग करना, गलत है। तीव्र निर्णय जो ले लेता है वही बच्चा प्रतिभावान होता है। जो जल्दी से निर्णय ले ले कोई चीज़ पर, उसी को हम प्रतिभावान छात्र कहेंगे। आपका उत्तर जो जा रहा है वह 3 पर चला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मासिक उम्र की अवधारणा पहली बार में शुरू हुई है, कब हुई है। मासिक उम्र की जो अवधारणा है वह कब से शुरू हुआ है, उत्तर जाएगा बीनेस साइमन स्केल 1911 से शुरू हुआ है दोस्तों, इसको तो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रिस्टेचमेर के अनुसार आईक्यू प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है। तो यहाँ आपका उत्तर जो चला जाएगा मिलनसार होता है, ठीक है, बहिर्मुखी होता है और मित्रवत, सबसे अच्छा हो गया। नेगेटिव वर्ड दोस्तों शर्मिला नेगेटिव है, शर्मिला नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, तो सबसे मजेदार आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अंतर्मुखी दोस्तों गलत होता है, बहुमुखी जो होता है वो काफी बेटर होता है, इसलिए आपका उत्तर 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संशोधन की संरचनात्मक संरचना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा जहाँ पे संशोधन करने की बात कर देगा जीवन में। मैं ट्रिक बता दूं जो जिसे आप कभी गलती नहीं करेंगे पियाजे में। जहाँ पे बदलाव कहे, जहाँ पे समायोजन कहे, जहाँ पे संशोधन कहे, जहाँ पे परिवर्तन की बात कर दे, यहाँ क्या बोला है, संशोधन।
मतलब जो चीज़ अपने माइंड में कोई परिवर्तन, कोई अपने सिद्धांत में परिवर्तन, बदलाव, मतलब कहीं भी परिवर्तन की बात आपको अगर कोई शब्द के अनुसार आपको लग रहा है तो हमेशा 100% एक 200% दोस्तों समायोजन होगा। ठीक है, जहाँ पे बदलाव हो रही है और जहाँ पे बदलाव नहीं होगा वहाँ आंसर आत्मसातकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ संशोधन बोले तो क्या, बदलना। संशोधन मतलब क्या होता है, बदलना, परिवर्तन करना, इसलिए आपका उत्तर समायोजन होगा। ठीक है, ट्रिक पकड़ते चलिए, मजा आ जाएगा। बांडुरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या है? बांडुरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम है दोस्तों अवलोकन करना, अवलोकन, ध्यान, प्रतिधारण और प्रेरक। ठीक है, सबसे मजेदार ये बांडुरा साहब का सबसे पहले देखेगा तो उसका ध्यान केंद्रित होगा, तब प्रतिधारण करेगा कि क्या चीज हो रही है, तब उससे प्रेरक बोले तो अंदर प्रेरणा मिलेगा। ठीक है, उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक विज्ञान के शिक्षक कक्षा में बल के विभिन्न प्रकार को पढ़ा रहे थे, तो इस विषय वस्तु को पढ़ाने का सही तरीका क्या हो सकता है? भाई यदि आपको बल पढ़ाना है, यदि आप एक टीचर है तो कभी भी सबसे बेटर विधि जो होगी व्याख्या विधि, जीवन में कभी नहीं मारिएगा, नेगेटिव होता है। ठीक है, मूल्यांकन भी आपका नेगेटिव होता है, प्रयोगशाला भी नेगेटिव। सबसे बेटर है कि बच्चों को प्रदर्शन करके दिखा करके पढ़ाइए तो बच्चा अधिक दिनों तक याद रखेगा। उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न, एक विज्ञान के शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को बोलते हैं, यदि दिया गया उदाहरण क्या कहलाता है? तो ये दिया गया दोस्तों उदाहरण जो हो जाएगा 102 का समझ विकसित करने का उद्देश्य, आपका उत्तर 2 पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए विज्ञान के एक शिक्षक छात्रों को जैव विविधता पढ़ा रही है, उन्हें पढ़ाई का सबसे उत्तम तरीका क्या अपनाना चाहिए? मान लीजिए कोई आप टीचर है तो सबसे बेटर जो पढ़ाई की विधि है कि बच्चा को क्या पढ़ाना है, सबसे पहले पकड़िए तो लिखा हुआ है जैव विविधता, माने जीवों में विविधता। तो जीव में विविधता क्या करेंगे, तो छात्रों को नज़दीक के किसी पार्क में ले जाए, उन्हें जीव जंतुओं को क्या करिए, संबंध में जानकारी दे और रिपोर्ट तैयार करे और बताए कि कौन से जीव का क्या गुण है, तो विविधता का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन मारने हैं जिस ऑप्शन क्या हो बच्चे के दैनिक जीवन में बच्चा देखे समझे, ठीक है, अवलोकन कर पाए। अगला प्रश्न, शिक्षण की नवीन पद्धति कौन सी है जिसमें छात्र खुद से सीख सकता है? तो बच्चा खुद से किस में सीखेगा, आज्ञानात्मक में, उत्प्रेरण में, निर्देशित कार्यक्रम में, अनुमानी पद्धति में? कौन किस में सबसे बच्चा खुद से सीखता है? तो निर्देश के माध्यम से। बच्चा अगर निर्देश दे दीजिएगा कि ऐसे ऐसे करके आना मेरे बच्चों, तो बच्चा खुद से करके आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन पद्धति खुद से करना, माने निर्देश मिलेगा तभी खुद से करेगा। ठीक है, उत्तर आपका 3 पर। अगला है शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक साथियों, ये हो जाएगा BS ब्लूम के द्वारा दिया गया है। वर्गीकरण की बात कभी भी करेगा ब्लूम याद रखिएगा, वर्गीकरण किनका है, ब्लूम साहब का। अगला प्रश्न है कि समाज के अध्ययन के एक शिक्षक विश्व के स्थान और समुद्र के संबंध में पढ़ा रही है, इसके लिए उन्हें किस प्रकार का मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पढ़ाना है क्या, विश्व के स्थान एवं समुद्र। तो दोस्तों जब विश्व के स्थान, समुद्र, जो भी चीज होता है सब भौतिक के अंतर्गत आता है, तो विश्व भौतिकी मानचित्र पढ़ाएंगे। भौतिकी के अंतर्गत ही मानचित्र, तालाब, नदियाँ, पहाड़े, ये सारे जो निर्जीव चीजें हैं इसी के बारे में, इसी को दोस्तों भौतिकी ही बोलते हैं। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, कुछ करना नहीं है, बस मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप करके आए, 100% आप बेटर करेंगे। चलिए अगला है कि सामाजिक विज्ञान में छात्रों की रुचि पैदा करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपको रुचि पैदा करना है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन बोला है उसी प्रकार की पढ़ाई की तकनीकी विकसित करनी चाहिए, पढ़ाई के लिए पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल करना चाहिए, छात्रों को सवाल पूछने से मना करना गलत बात है, पाठ्यपुस्तक दोस्तों नेगेटिव होता है।
ठीक है। पढ़ाई के लिए तकनीक विकसित करनी चाहिए, ठीक है। सबसे बेटर दोस्तों तकनीक वर्ड ये नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। जो वर्ड मैंने घेरा है वो सारे वर्ड नेगेटिव जाते हैं, कभी सही नहीं जाते हैं। तो गतिविधियां आधारित शिक्षण करें, गतिविधियां करा करके आप सभी शिक्षक साथी है, आपको पता है स्कूल में गतिविधियां सबसे ज़्यादा मांगी जाती है। गतिविधियां सुरक्षित शनिवार पर गतिविधियां कराइए, ये सब करते हैं ना आप सभी शिक्षक साथी। चलिए अगला है कि कृषि से संबंधित टॉपिक पढ़ाने के लिए आपका क्या पहला कदम क्या होगा। कृषि से संबंधित टॉपिक पढ़ाने के लिए पहला कदम मेरे शिक्षक साथियों सबसे पहले है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। देखिए यहाँ पढ़ाना है क्या, कृषि से संबंधित टॉपिक पढ़ाना है। तो उद्देश्य एवं निर्धारण माने क्या आपका उद्देश्य है, ये सबसे पहला आपका कदम होना चाहिए कि जो कृषि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इसको बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट चीज होना चाहिए उद्देश्य क्या है, तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। अगला है कि एक प्रशिक्षु शिक्षक कक्षा में छात्रों को लोकतंत्र के महत्व को लिखने को कहे, यह किसके अंतर्गत आएगा। लोकतंत्र के महत्व जो हो जाएगा वो जो आता है, तकनीक मैंने बोला भाई नेगेटिव होता है, हमेशा छूना नहीं है ना, कभी भी छूना नहीं है, करंट मारेगा आपको, ठीक है। संकलन करना, विश्लेषण दोस्तों कौन सा बेटर होगा, क्या बोला है, लोकतंत्र के महत्व को लिखने को कह रहे हैं, तो सबसे बेटर आपका होगा धारण। क्या होगा, धारण आपका सबसे बेटर हो जाएगा। धारणा, सॉरी क्या आपका धारणा है, सॉरी एक सेकेंड। तो लोकतंत्र के महत्व को लिखने के लिए आप कह दिए, तो बच्चा आपके अंदर के जो धारणा है लोकतंत्र से संबंधित, तो क्या धारणा उसके मन में चल रही है उसके बारे में वो लिखेगा। आपका उत्तर सबसे बेटर 3 पर। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता को पढ़ाने के दौरान शिक्षक को पढ़ने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए भाई, 110 का सबसे बेटर तरीका शिक्षक कौन सा होना चाहिए, बताए सॉरी। देखिए छुआछूत गलत बात है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक मैंने बोला गलत बात है, कभी नहीं छूना है। उसके बाद में क्या बोला, छात्रों को सामाजिक समरसता में संबंधित प्रोजेक्ट दोस्तों बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूह से संबंधित संबंध में जानकारी होनी चाहिए ताकि छात्रों को इसके मूल्यों के बता सके, ठीक है। यहाँ सबसे बेटर हो जाएगा विभिन्न। और मैं आपको ट्रिक बता दूं, ये जो विभिन्न जो ऑप्शन में कहीं भी मिलेगा, पेडागोजी हल करने नहीं समझ में आ रहा है तो विभिन्न आप मारे, आपको 98% विभिन्न वाले ऑप्शन सही जाते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास के पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में दिए गए कई स्रोत किस बात को दर्शाता है। कई स्रोत किस बात को दर्शाता है ये बताना है। लेखक की रचनात्मक प्रतिभा को, या लेखक किसी भी लेखक के बारे में नहीं जाना है स्पेशल, ठीक है। या इस बात को प्रमाणित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत हमेशा अच्छा होता है। विषय के अनुभाग को सही ठहराने में सही गलत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। छात्रों को और अधिक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, एक कहीं भी वर्ड मिलेगा प्रोत्साहित 100% सही जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए सबसे बेटर। नेक्स्ट है कि छात्रों के अधिग्रहित ज्ञान के प्रशिक्षण हेतु जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, उस तकनीक को क्या कहेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, छात्रों के अधिग्रहित ज्ञान के परीक्षण हेतु, माने बच्चा ने जो ज्ञान अधिग्रहित किया है उसका परीक्षण करना, बोले तो मूल्यांकन दोस्तों, ठीक है। एक वर्ड में पकड़ में आ जाएगी, क्या कहा तब मारेंगे ना तो आप लोग सही जाइएगा, ऐसे प्रश्न कराया जाता है। समस्या निवारण विधि के जनक कौन है। समस्या निवारण विधि के जनक आपको हो जाएंगे डीवी जेहन साहब है, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है भाई। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य याद रखिएगा, काफी मजेदार चीज है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा सीखना नहीं है। उपचार बोले तो क्या, निदान करना, और निदान बोले तो क्या, ठीक करना, ठीक है। करता क्या, कम से कम समय में हल खोजना नहीं, उस भाषा को पढ़ना जो ठीक से ना पढ़ाया जा रहा है, तो जो नहीं ठीक से पढ़ाया जाएगा उसी का ना उपचार होगा भाई, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे भाई आपको ऑप्शन मिलेंगे जो मजा आ जाएगा आपको करके। उत्तर आपका 3 पड़ गया। नेक्स्ट कहता है, क्या एक छात्र नए पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के साथ समान बातें करते हैं? इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? माने कोई भी चीज आप पढ़ाने गए तो सबसे पहले आप बातें करते हैं बच्चों से, तो ये क्यों करते हैं? छात्रों का ध्यान भटकाते हैं क्या? ये गलत बात है। ध्यान भटकाना गलत है। अनुशासित वर्ड आपका नेगेटिव है। ठीक है, बोझ को कम करना आपका नेगेटिव है। ये क्या भाई, क्या चीज का बोझ पड़ गया है? छात्रों का और अधिक प्रोत्साहित करना, मैंने बोला ना प्रोत्साहित मार के आना है। तो जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान रखे। अगला है कि किसी विशेष जानकारी हेतु किसी खास पैरा को तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है? कोई भी विशेष जानकारी को आपको प्राप्त करना है और पैराग्राफ को आप तेजी से पढ़ रहे हैं तो इसका उसको क्या कहते हैं? तो तेजी से पढ़ना को कहते हैं स्कैनिंग करना। स्कैन नहीं कहते कि भाई भाई देख करके स्कैन कर लिया फटाक से, तो तेजी से पढ़ना स्कैनिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जिस भाषा में तकनीक को पढ़ाया जाता है वह है कौन सा? जिसमें तकनीक को पढ़ाया जाए उसको कहते हैं सुबोपाली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका ये उत्तर करके आइएगा। अगला है कि एक छोटे से अनुच्छेद को पढ़ना और विस्तार का विवरण देने को क्या कहते हैं? छोटा सा अनुच्छेद को पढ़ लिए और उसके विस्तार से बता रहे हैं, आप एकदम लेक्चर देते जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कीमिंग, है ना? स्कीमिंग कहते हैं। आपका उत्तर आपका बी पर चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि कक्षा में पोषण के विषय को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? चाहिए भाई, शिक्षक को क्या चाहिए? यहाँ उत्तर है मानव कृत्रिम दांतों को मॉडल को दिखाना। नहीं दोस्तों, पोषण के बारे में पढ़ाना है तो छात्रों को उनका टिफिन बॉक्स खोलने के लिए बोलना और उन चीज़ों में को देखना और शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पोषण पढ़ाना है आपको तो बच्चे टिफिन बॉक्स जो लेकर के आते हैं, पहले लेके आते थे, उस टिफिन बॉक्स को खुलवाइए, देखिए बच्चा क्या लाया है घर से खाना, और जो भी लाया, जैसे मान लीजिए साग लाया है तो उसको बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो उसको देख करके पढ़ाएंगे तो उसके माइंड में बन जाएगा कि सर ने बताया कि मैं साग लाया, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। तो बच्चा जल्द सीखेगा, जीवन भर में जब भी टिफिन खोलेगा उसको माइंड में बैठ जाएगा कि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। बात समझे? चलिए अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बता दीजिए। ये तो हो गया है भाई, इधर ना है। हाँ, व्यापक मूल्यांकन का आकलन देखे जाते हैं। व्यापक मूल्यांकन का आकलन किस प्रकार से देखे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा सह पाठ्यक्रम गतिविधि। गलत हो जाएगा भाई, पाठ्यक्रम नहीं मारना है। शैक्षिक विषय और शैक्षिक। व्यापक मूल्यांकन तब होगा, सुनिए, जब बच्चा का शैक्षिक मूल्यांकन भी हो और शैक्षिक मूल्यांकन भी हो। शैक्षिक बोले तो किताबी ज्ञान, और शैक्षिक बोले तो बच्चा का व्यवहार कैसा है ना, क्या करता है, एक्टिविटी कैसा करता है, कोई खेल में कैसे करता है। इस प्रकार से दोनों का मूल्यांकन तब व्यापक होगा। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बीज गणितीय पढ़ाने का सबसे उपयुक्त विधि क्या है? बीज गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि, देखिए पार्टिकल मेथड नहीं होगा, उच्च प्राथमिक स्तर की बात किया है, हाई स्कूल की बात हो रहा है, तो हो जाएगा इंडक्टिव मेथड जो हो जाएगा वो उच्च प्राथमिक के लिए जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका 2 पर। नेक्स्ट है तो याद करने वाली जो ऑप्शन है उसको तो याद करना पड़ेगा, और जो समझने वाला ट्रिक वाला मैं बता दूंगा उसका ट्रिक। अगला है, एक छात्र त्रिकोण के तीसरे पक्ष के को पूरा करने में सक्षम है यदि 2 तरफ दिया जाता है तो व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? ज्ञान का विकास, व्यवहार का विकास। एक छात्र त्रिकोण के तीसरे पक्ष को पूरा करने में सक्षम है। ध्यान से सुनिएगा, त्रिकोण है, ठीक है, इस तरह से आप कर दिए, तीसरा पक्ष को बच्चा करने में सक्षम है। ध्यान से, इसको सक्षम हो गया, इसको कर लिया, तो इस व्यवहार को हम क्या कहेंगे? तो इस व्यवहार को दोस्तों कहेंगे व्यवहार का विकास। ठीक है, इसको देख करके वो बच्चा कर लिया तो व्यवहार का विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक छात्र त्रिकोणमितीय आकार को समझने में सक्षम है तो छात्र के व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? मतलब त्रिकोणमिति के बारे में सक्षम है तो इस व्यवहार को क्या करेंगे? तो वह चित्र को अलग करने में सक्षम है,
नहीं, वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है। ये आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है क्या कि गति के तृतीय नियम को पढ़ाने का सही विधि क्या है। तो गति के तृतीय विधि को सबसे बेटर, मैंने बोला ना, प्रदर्शन विधि से सबसे अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, या बल के नियम को पढ़ाना हो या गति के नियम को, कोई भी नियम पढ़ाना हो, प्रदर्शन विधि से पढ़ाइए, अच्छा होगा। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को फूल की आकृति के संबंध में पढ़ा रही थी। विज्ञान के शिक्षक को साइंस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। सबसे बेटर बताइए, फूल के बारे में यदि पढ़ाना है, आप एक टीचर है तो सबसे अच्छा विधि बताएं। तो मैं सबसे घटिया विधि बताता हूँ, व्याख्या विधि। ठीक है, समस्या समाधान नहीं। विज्ञान है तो प्रदर्शन विधि। अभी बोला मैंने, बल की परिभाषा पढ़ाना हो, गति की परिभाषा पढ़ाना, विज्ञान कभी भी प्रदर्शन विधि से बेटर होता है। मतलब प्रयोग करके बताइए तो बच्चा अच्छा सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। बीज के अंकुरण की अवधारणा को सही तरीके से किस प्रकार से समझा जा सकता है। अगर बीज अंकुरण की बात कर रहा हूं मैं, तो एक बच्चा को क्या करिए, मैं अपने से बताता हूँ। एक बच्चा को बीज दे दीजिए और उसको कहिए कि तुम इसको आगे की ओर इसकी प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ेगी उसको अवलोकन करो। तो छात्रों को बीज के संबंध में विभिन्न स्थितियों के बारे में बताने के लिए बोलना। मैंने एक बच्चा को बीज दे दीजिए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसके बारे में बताने के लिए कहना छात्रों को। ठीक है, तो बच्चा अच्छे तरीका से बताएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई छात्र विज्ञान के कथनों को परीक्षण के गलतियों को बताने लगे तो इसको क्या कहा जाता है। तो जब बच्चा गलती को बताने लगे तो उसको कहेंगे भाई तकनीक है। वो अपने तकनीक से बता रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, उसको तकनीक कहते हैं। अगला है कि परियोजना पद्धति का संस्थापक कौन थे। परियोजना पद्धति का संस्थापक आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक साहब दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि एक अच्छी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। तो अच्छा गुणवत्ता अगर होना चाहिए विज्ञान का, तो मैं बताऊं कि अद्यतन जानकारी उपलब्ध होना, माने अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध होना। ठीक है, वो सबसे बेटर क्वालिटी होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे के साथ काम करना केवल तभी प्रभावी होगा जब क्या हो, जब शिक्षक को यह पता हो कि वे ऐसा क्यों कर रही है, शिक्षक उन्हें लेसन के लिए क्या कहती है। आगे पढ़िए। शिक्षक को उनकी गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक को यह विश्वास हो कि गतिविधियां आधारित शिक्षा छात्रों के अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगा। इससे बेटर क्या होगा भाई। तो इस प्रकार से आपको ऐसे ऑप्शन मारने हैं जिस ऑप्शन में बच्चा शामिल हो। ठीक है, और साथ साथ शिक्षक भी उसमें लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि विषय सामाजिक विज्ञान कहाँ से शुरू किया गया था। सामाजिक विज्ञान कहाँ से शुरू किया गया था बताएं। उत्तर हो जाएगा यूरोप से। ठीक है, अगला है कि एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को रामायण पढ़ाना चाहती है, इसके लिए उसे क्या तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा तरीका, ऐतिहासिक नहीं, यात्रा तो होगा नहीं, रामायण के बारे में सबसे अच्छा क्या होगा, कहानी कह के। ठीक है, व्याख्या गलत होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षण उद्देश्य से छात्रों को खरीफ फसलों और रबी फसलों के बीच अंतर करने को कहते हैं। यह किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है बताएं। मान लीजिए आज यदि आप टीचर है, आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि खरीफ और रबी में अंतर स्पष्ट करो, तो ये क्यों होता है। तो देखिए, अंतर वाली बात में पता चलता है कि इसकी संरचना कैसी है ना। तो वो अपने जानकारी के अनुसार बताएगा, भावात्मक नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। संज्ञानात्मक बोले तो संज्ञान, बोले तो क्या, जानकारी। ये सबसे बेटर आपका उत्तर 3 हो जाएगा। अगला, इतिहास के प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका कौन सा है। सबसे अच्छा तो कहानी कह के पढ़ाइए भाई, जब प्राथमिक स्तर है तो कहानी कहिए। सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को सभी छात्रों को अलग अलग कार्य आवंटित करना चाहिए। नहीं, अलग अलग नहीं करिए भाई, ये अलग अलग वर्ड गलत हो जाता है। साझा प्रोजेक्ट देना,
क्या बोला, सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, साझा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट गलत होता है, लेकिन साझा वाली बात कर दिया तो बच्चा एक दूसरे से साझा करेगा तो सीखेगा। ठीक है, उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट है कि समाज अध्ययन का शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में बताना चाहता है, इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा। मतदान के बारे में पढ़ाना सबसे आसान तरीका हो जाएगा, देखिए परियोजना के द्वारा मतदान के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि टीवी पर भी परियोजना के द्वारा प्रचार दिए जाते हैं कि मतदान ऐसे करना है और अपने मतदान को गुप्त रखें, इस प्रकार से। तो परियोजना के द्वारा हो रहा है, और बिहार सरकार या भारत सरकार का परियोजना भी चल रहा है मतदान के संबंधित, तो यह आपका सबसे बेटर परियोजना होगा। नेक्स्ट है कि एक छात्र अगर ग्लोब देखना सीख लेता है तो उसे उसमें किस गुण का विकास हुआ है। तो ग्लोब देखना सीख लिया, मान लीजिए आपका बच्चा एक है जो ग्लोब में बता दिया कि यहाँ पे भारत है और यहाँ कर्क रेखा है, तो अगर देखना सीख लिया है तो क्या चीज़ का विकास होगा, तो भूगोल आधारित तकनीक का विकास उसके अंदर हो गया। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है। तो सबसे प्राचीन तरीका सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए तो अवलोकन के द्वारा, देख करके, समस्या समाधान नहीं, व्याख्या नहीं, ठीक है, पार्टिकल नहीं, सबसे बेटर हो जाएगा अवलोकन विधि, देखेगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है तो देख करके सबसे बेटर, बच्चा जितना अधिक देखे। 139 पर आइए, प्रश्न कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में डैश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, प्रिंसिपल का नहीं, प्रबंधन का नहीं, टेक्स्ट बुक का नहीं, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है। विनिर्देशन का क्या उदाहरण है, गणना करने में सक्षम, निष्कर्ष निकालने में सक्षम, गणित के चित्र बनाने में सक्षम, समस्या समाधान में सक्षम। क्या लिखा है, विनिर्देशन का उद्देश्य, मतलब टीचर जो निर्देश देता है कैसे करूं तो उसको कहते हैं विनिर्देशन। तो समस्या समाधान बच्चा आसानी से कर सकता है उससे। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। अंक गणित पढ़ाने का सबसे आसान तरीका है खेल विधि के द्वारा पढ़ाइए। अगला है छतमिति पढ़ाने के पहले शिक्षक बोर्ड पर सभी परिभाषा लिख देती है। तो यह क्या दर्शाता है, कोई भी चीज़ को पढ़ाने से पहले बच्चा टीचर क्या किया, परिभाषा लिख दिया। तो ध्यान से सुन लीजिए, जीवन में ये गलत विधि है। कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले अगर आप परिभाषा लेकर के पढ़ा रहे हैं तो उसको हम निगनात्मक विधि कहते हैं, और निगनात्मक विधि टीचर के लिए अच्छा नहीं होता है, अग्नात्मक बेटर होता है। ठीक है। अगला है किसी छात्र का गणित में कौन सा भाग कमजोर है, इसको पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए टीचर है आप अपने बच्चे के गणित में कौन सी प्रक्रिया उसको नहीं आ रही है, इसका पता लगा लिए, मतलब क्या कर लिए, नैदानिक कार्य हो गया आपका, उसको आप निदान कर सकते हैं। ठीक है। अगला है गणित में कंप्यूटरेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें बढ़ा सकते हैं, केवल आपका गलत होता है जीवन में कभी नहीं मारिएगा, कक्षा में गतिविधि का आयोजन करके नहीं, अवधारणा और प्रक्रिया को स्पष्ट करिएगा आप। कंप्यूटेशनल का मतलब हो गया कि अवधारणा को समझिए कि कैसे चलता है कंप्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को संख्या के निर्धारित सेट में पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कहा, यह विधि क्या कहलाती है। तो यह विधि दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञान विधि कहलाती है। नेक्स्ट है कि बाल अवस्था युवा अवस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। बाल और युवा के बीच की अवस्था, बाल अवस्था और युवा अवस्था की, ठीक है, इसके बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसके बीच की अवस्था को लड़कपन न शैशवा कुछ नहीं कहते। आगे बढ़िए, क्या मिलता है, जो किशोर अवस्था कहते हैं। बाल और युवा के बीच में जो अवस्था होता है उसको किशोर अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 47 नंबर कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्नलिखित में कौन सी, रुचि जागृत आप कैसे कर सकते हैं। तो भाई रुचि जागृत करने का सबसे अच्छा विधि है, छात्र अध्ययन कर रहा है तो उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब रुचि का मापन एक से अधिक उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है
कि मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। क्या चीज का समझ बनाना है? उत्तर हो जाएगा नैतिक मूल्य का समझ बनाना है। ठीक है, सामाजिक नहीं। मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मूल शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का समझ बनाना। निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक संस्था है? देखिए, औपचारिक होता है विद्यालय और अनौपचारिक आपका होता है परिवार। अब आप लोग मार दीजिए उत्तर। तो खेल का मैदान मारिए। ये अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है। विद्यालय हो जाएगा औपचारिक। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य बताइए। ये आज का अंतिम है और 75 प्रश्न मैंने कराया पेडागोजी का। 2 से 3 क्लास करेंगे, टोटल आपका क्लियर हो जाएगा, कभी जीवन में गलती नहीं होगा। चलिए, ये प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? उपचार बोले तो क्या? निदान करना। याद रखिएगा, दिमाग में ये बना लेना है। उपचार कभी भी आए तो निदान याद रखिएगा। निदान बोले तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है निषेधात्मक। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सभी को करना क्या है? लाइक करना है, कैसा लगा ये कमेंट में जवाब देना है। सभी शिक्षक साथी को कैसा लगा सेशन। आगे सेशन चाहिए आप सभी को, तो कृपया करके अधिक से अधिक अपने बीआरसी जो ग्रुप होगा, जो भी शिक्षक साथी जो प्रधानाध्यापक की तैयारी कर, उनके पास शेयर करना है। तो अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, तो जा कर के आगे मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा। आप सभी का जब प्यार मिलेगा तो डेफिनेट रूप से एग्ज़ाम तक मैं अगर लग गया तो मैं 75 में आसानी से 70 आपका मैं कंफर्म करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।